हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद खान। हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वह है सोनेट। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं ये सोनेट। अधिकतर जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिसमें भी लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको सोनेट फॉर्म और क्या सोनेट फॉर्म है, इसकी राइमिंग स्कीम किस तरीके डिसाइड करते हैं या क्या पैटर्न है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और यहाँ हम ये लिखने का भी तरीका बताएंगे। अगर आपका जो LT ग्रेड का मेंस का एग्ज़ाम है और बाकी भी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं रिटन, तो उसमें लिटरेरी टर्म से क्वेश्चन लिखने के लिए पूछे जाते हैं। तो कैसे करके आपको लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स उसको उसमें ध्यान रखना है, उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सोनेट। A sonnet is a lyric poem of 14 lines। सबसे पहली बात क्या है, सोनेट जब भी बात आएगी तो उसमें 14 लाइंस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 14 लाइंस का ये स्टैंजा होता है, ये पोयम होती है। ठीक है, रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। अब काय में लिखी होगी ये? आयम्बिक पेंटामीटर में। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? आयाम आपका एक आयाम दो सिलेबल से मिलकर के बनता है। दो सिलेबल का एक आयाम। अब एक आयाम में क्या होगा, पहला सिलेबल जो होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा और दूसरा होगा स्ट्रेस। ठीक है, जैसे कि अनस्ट्रेस हम शो करते हैं ऐसे और स्ट्रेस को शो करते हैं ये। तो एक सिलेबल अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, तो ये हमारा एक बन गया आयाम। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आयाम क्या होता है, आयाम दो सिलेबल से मिलकर के बनता है, जिसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, दूसरा सिलेबल स्ट्रेस। अनस्ट्रेस का मतलब होता है कि जब किसी को एक नॉर्मली बिना खींच, अगर आप वैसे देखें, स्ट्रेस होता है खींच करके बोलना किसी भी सिलेबल को। अनस्ट्रेस जिस पर कोई भी स्ट्रेस ना हो, बिना खींच के बोलना, जैसे कि अभी हम आगे बात करेंगे किस तरीके से। लेकिन लिखा कैसे जाएगा? अनस्ट्रेस इस तरीके से यू शेप में होगा और स्ट्रेस इस तरीके से ये आप लिखते हैं। पेंटामीटर क्या होता है? पेंटा का मीनिंग होता है 5। ठीक है, 5 को कहते हैं पेंटा। तो अब इसमें क्या होगा, पेंटामीटर होगा, यानी कि इसमें 10 सिलेबल होंगे। 10 सिलेबल जिसमें भी होंगे उसको कहते हैं पेंटामीटर। ठीक है, यानी कि 5 आयाम से मिलकर के ये बनता है। यानी कि एक आयाम में 2 सिलेबल, तो 5 आयाम में कितने हो गए? 10 सिलेबल। तो उसी को कहते हैं ये पेंटामीटर। पेंटामीटर में कितने सिलेबल? 10 सिलेबल, जिसमें से एक अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, इस तरीके से ये चलता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सोनेट हमारा 14 लाइन्स का पोयम होती है। और कौन सी? लिरिक पोम, गाने वाली। और आयम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा जाता है। Characterized by a fixed and intricate rhyme scheme, it is one of the most disciplined and artistic poetic forms in English literature। यानी कि इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ही आर्टिस्टिक पोएटिक फॉर्म होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज होने वाली ये फॉर्म है सोनेट। आर्टिस्टिक बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। फिर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इटली, इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ है? इटली में। इटली से में इसको ओरिजिनेट किया गया था। द फॉर्म वॉज परफेक्टेड बाय पेट्रार्क, और इस फॉर्म को सबसे ज़्यादा जो परफेक्ट किया है, जिसको कह सकते हो बहुत ज़्यादा उन्होंने यूज़ में लिया, वो कौन थे? पेट्रार्क। इन्होंने इसको इटली में कह सकते हो परफेक्ट किया है। तो इसका सार क्या निकला कि सोनेट एक 14 लाइन्स की पोयम है, लिरिक पोम, जो आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई होती है। आयाम क्या होता है? एक आयाम में 2 सिलेबल होते हैं, पहला अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस। पेंटामीटर का मीनिंग होता है 5 मीटर, यानी कि 5 आयाम। एक आयाम में 2 सिलेबल, तो 5 आयाम में 10 सिलेबल हो गए। तो यानी कि इसमें एक लाइन में 10 सिलेबल दिए गए होते हैं। अभी हम आपको इस पर बात करेंगे कि सिलेबल क्या है, कैसे करके आपको इसको पढ़ना है।
ये देखिए, एन आयाम कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेबल। एक आयाम में 2 सिलेबल्स होते हैं। पहला सिलेबल अनस्ट्रेस, जिसको इस तरीके से शो करते हैं, और दूसरा सिलेबल स्ट्रेस, जिसको इक्टस से शो करते हैं। जैसे कि इस वर्ड को लेते हैं रिलैक्स। अब ये पहला जो है, अब सिलेबल को कैसे पहचानेंगे? कोई भी वर्ड कितने बार में उसको आप टुकड़ों में पढ़ सकते हो। जैसे कि कितनी बार अपनी टंग को, अपनी जीभ को आप जो है ट्विस्ट कर रहे हो, कितनी बार आपकी जीभ मुड़ रही है, यानी कि शेप चेंज हो रहा है उसका किसी शब्द को बोलने में। उसी से हम सिलेबल्स को पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ रिलैक्स की अगर हम बात करें, ये देखो रिलैक्स, 2 बार में इसको हम पढ़ सकते हैं, रिलैक्स। अब इसमें पहला जो सिलेबल है वो अनस्ट्रेस है, यानी कि री को हम नहीं खींच रहे हैं और लैक्स को खींच करके पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा क्या हुआ? स्ट्रेस। जिस भी पार्ट को शब्द के खींच करके पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेस होता है, उस पर स्ट्रेस दे दिया गया। जिसको नहीं खींचा जा रहा है वो अनस्ट्रेस होता है। जैसे कि रिलैक्स में, तो रिलैक्स, रिलैक्स, तो लैक्स को हम खींच रहे हैं, ना कि री को। तो री हमारा हुआ अनस्ट्रेस और लैक्स ये हुआ हमारा स्ट्रेस। तो और इन 2 सिलेबल से, यानी कि पहला सिलेबल री, दूसरा सिलेबल लैक्स, दोनों से मिलके क्या बना? एक आयाम। ठीक है, तो आयाम में 2 सिलेबल होते हैं। सिलेबल मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी शब्द को कितनी बार, कितने कह सकते हो, टंग को हमें मोड़ना पड़ रहा है, कितनी बार उसको शेप चेंज करनी पड़ रही है, ट्विस्ट करना पड़ रहा है अपनी ज़बान को उस शब्द को बोलने में। तो जितनी बार उसको ट्विस्ट हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है, हमारा शेप हो रहा है, उसी को ही आप सिलेबल काउंट कर सकते हैं। जैसे कि रिलैक्स एग्जाम्पल है, रिलैक्स, यानी कि 2 बार में हम इसको पढ़ रहे हैं, री एंड लैक्स। री को नहीं खींच रहे हैं तो अनस्ट्रेस, लैक्स इसको खींच रहे हैं तो ये स्ट्रेस, और दोनों से मिलकर के बन गया एक आयाम। ठीक है, इस तरीके से। अब एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, ऑन इज ब्लाइंडनेस, जो जॉन मिल्टन की फेमस पोएम है। इसमें देखो ये जो लाइन लिखी है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, इसमें 10 सिलेबल हैं। व्हेन आई कंसीडर, 3 हो गए इसमें, 1 2 3, हाउ 1 हो गया, माई 1 हो गया, लाइट 1 हो गया, एज 1 हो गया, स्पेंट 1 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने सिलेबल हो गए? 10। अब देखो इसको पढ़ने का तरीका, यानी कि वैन पहला वाला जो सिलेबल है उसको नहीं खींचा जाएगा, वैन। आई को खींचा जाएगा, आई, वैन आई। अब कन को नहीं खींचा जाएगा, अनस्ट्रेस है ये। इस तरीके देखो, अनस्ट्रेस ऐसा होता है, स्ट्रेस ऐसा होता है, अनस्ट्रेस ऐसा होता है, और स्ट्रेस ऐसा होता है, फिर अनस्ट्रेस। तो इस तरीके से ही चलता है, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस। अब क्या आएगा? स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस। इस तरीके से ये पैटर्न चलता है। तो पहला वाला नहीं खींचेगा, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न रहेगा। तो हमारे हर लाइन में जितने भी ये आपके सोनेट फॉर्म होती हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं ये, तो उसमें 10 सिलेबल होंगे हर लाइन में, और पहला अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस। इस तरीके से ये पैटर्न में लिखते हैं, उसी को कहते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। तो ये आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका, इससे आप समझ सकते हो कि कितने सिलेबल हैं? 10 सिलेबल हैं, और पहला अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस। इस तरीके से ये पैटर्न चलता है। जैसे देखो, व्हेन नहीं खींचा, आई को खींच दिया, कन नहीं खींचा, सी दर, अर इसको मतलब
नहीं खींचा और सीट को खींच दिया। तो इस तरीके से आप पैटर्न में इसको समझ सकते हो। तो क्या समझ में आया? अ लाइन मेड अप ऑफ 5 आयाम्स इज कॉल्ड आयाम्बिक पेंटामीटर, यानी कि ऐसी लाइन जो 5 जो आयाम कह सकते हो इसमें 5 आयाम्स हों उसको कहते हैं पेंटामीटर। यानी कि एक आयाम 5 आयाम है तो पेंटा हो गया, पेंटा का मीनिंग होता है 5, तो 5 आयाम तो 5 पेंटामीटर हो गया वो। अब एक आयाम में 2 सिलेबल, तो पूरी लाइन में कितने सिलेबल हो गए? 10। तो ये हमारे 10 सिलेबल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मुझे उम्मीद है इस तरीके से आपको आयाम्बिक पेंटामीटर समझ में आया होगा। फिर सोनेट पे आते हैं हम। अभी हमने सोनेट की बात की कि जो सोनेट है वो 14 लाइन्स का स्टैंजा है, आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है। इसको ओरिजिनेट कहाँ पर किया है? हाँ, इटली में। और इटली में ओरिजिनेट करने के बाद जो इसको परफेक्ट किया है वो किया था पेट्रार्क ने। आयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है वो हमने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं इसमें सोनेट की। तो सोनेट के टाइप क्या हैं? पेट्रार्कन सोनेट, जिसको इटालियन सोनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इटली में ओरिजिनेट हुआ, पेट्रार्क ने इसको परफेक्ट किया, इसलिए इनके ही नाम पर इसको इटालियन कह दिया गया, क्योंकि इटली से ओरिजिनेट हुआ है ये। ठीक है, नेम्ड आफ्टर पेट्रार्क, वही बात, पेट्रार्क के नाम पर इसका नाम पड़ा है। इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्टेव। हाँ, अब बात करते हैं ऑक्टेव की। ऑक्टेव का मीनिंग होता है 8 लाइन्स, यानी कि 8 लाइन्स को ऑक्टेव कहते हैं, जिसकी राइम स्कीम क्या होगी? ए बी बी ए ए बी बी ए, यानी कि 8 लाइन होगी और उसकी राइम स्कीम होगी ये ए बी बी ए बी बी ए। दूसरा होता है सेस्टेट। सेस्टेट का मतलब होता है 6 लाइन। सिक्स लाइन, इसकी राइम स्कीम क्या होगी? सी डी ई। ठीक है, फिर और वेरिएंट भी हो जाती है कभी कभी। द ऑक्टेव प्रेजेंट अ प्रॉब्लम। अब बात आती है कि जो 8 लाइन होंगी, यानी कि हमारी 14 लाइन्स हो गई, 8 एंड 6 14 लाइन्स हो गई। अब उसमें जो 8 लाइन दी होगी, 8 लाइन का जो स्टैंजा होगा उसमें क्या दिया गया होगा? उसमें होगा आपकी प्रॉब्लम या सिचुएशन। किस सिचुएशन की बात हो रही है, कैसी बात हो रही है, किस प्रॉब्लम पे हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी बात की गई होगी उन्होंने उन 8 लाइन्स में। और उसके बाद जो सेस्टेट होगा उसमें क्या होगा? वो आपका रेजोल्यूशन होगा उसमें। उसके बाद सॉल्यूशन, रेजोल्यूशन की बात उस 6 लाइन में की जाती है। तो ये सारी इसकी कह सकते हो एट्रीब्यूट्स हैं कि पहली 8 लाइन्स में ऑक्टेव को, 8 लाइन का जो लाइन होती है उनको ऑक्टेव कहते हैं। सेस्टेट जिसमें 6 लाइन हो, और 8 एंड 6 टोटल 14। तो इस तरीके से ये डिवाइड किया गया होता है। 8 लाइन्स में आपका प्रॉब्लम की बात करेंगे और सेस्टेट जो 6 लाइन होती हैं उसमें आप बात करेंगे रेजोल्यूशन की। ठीक है, तो ये इसका, और इसको इटालियन सोनेट कहते हैं। पेट्रार्कन सोनेट को ही इटालियन सोनेट बोला जाता है। फिर बात करते हैं हम शेक्सपियरियन सोनेट की, जिसको इंग्लिश सोनेट कहते हैं। यानी कि इंग्लिश सोनेट ही शेक्सपियरियन सोनेट है, क्योंकि इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा शेक्सपियर ने इसको परफेक्ट किया है या इसमें यूज़ किया था। दिस इंग्लिश फॉर्म डिवेलप्ड बाय सर टॉमस वाइट, यानी कि इसको जो इंग्लिश फॉर्म है वो डेवलप की थी टॉमस वाइट ने। ये थॉमस नहीं, इसको टॉमस पढ़ते हैं। अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि थॉमस बोलते हुए, लेकिन थॉमस नहीं है वो टॉमस वाइट ने इसको डेवलप किया था। और एंड हेनरी हॉवर्ड एंड वॉज परफेक्टेड बाय विलियम शेक्सपियर, यानी कि इन दोनों लोगों ने, टॉमस वाइट और हेनरी हॉवर्ड ने इसको परफेक्ट किया इंग्लिश सोनेट को, और जो परफेक्शन दी है वो विलियम शेक्सपियर ने दी है। अब बात करते हैं इट हैज़ 3 क्वार्टेन। इसमें 3 क्वार्टेन होते हैं। क्वार्टेन्स का मीनिंग 4 लाइन्स, यानी कि 4 लाइन्स के जो स्टैंजा होते हैं उनको क्वार्टेन कहते हैं। अब 3-3 ऐसे स्टैंजा होंगे जो 4-4 लाइन्स के होंगे, तो 4 3 जा 12 लाइन्स ये हो गई। और एक होता है कपलेट। कपलेट का मीनिंग होता है 2 लाइन, यानी कि 2 लाइन जो होती हैं वो कपलेट की हैं। 2 लाइन्स का कपलेट होगा और 3 लाइन्स, 3 जो होंगे क्वार्टेन्स होंगे, यानी कि
क्वार्ट्रेंस का मीनिंग 4 लाइंस, तो 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, इस तरीके से 3 उसमें डिवाइड किया गया होगा स्टैंजे को। फिर लास्ट में कपलेट होगा। अब इनकी जो राइम स्कीम है वो क्या होगी, ए बी यानी कि 4 लाइन है, इस तरीके से यहाँ समझ सकते हो, 1 2 3 एंड 4। तो इसकी राइम स्कीम होगी ए फिर बी फिर ए फिर बी, ऐसे करके। फिर जो अगली वाली 1 2 3 4 ये होगी, इसकी होगी सी डी सी डी, और जो लास्ट में होगी 1 2 3 4 इसमें होगी ई एफ ई एफ। और जो हमारा कपलेट बचा उसमें 2 लाइन होंगी, उसमें जी और जी। ये इनकी राइम स्कीम दी गई होगी, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ऑफन एंडिंग विद एन एपिग्रामेटिक ट्विस्ट। अब इसमें देखो वोल्टा दिया गया होता है, वोल्टा अक्सर कहाँ पर शुरू होता है, 9th लाइन से, यानी कि 4 4 8। जब भी हमारा तीसरा जो स्टैंजा होगा जहाँ से 9th लाइन स्टार्ट होगी वहाँ से वोल्टा का मीनिंग होता है टर्निंग पॉइंट, यानी कि यहाँ से जो भी स्टैंजा में उसमें सोनेट में बात चल रही है, डिस्कस हो रही है, वहाँ से वो पूरा उस बात को टर्न करता नज़र आएगा। 9th लाइन से उस टॉपिक को टर्न करेंगे वो। जैसे पहले में मान लो शुरू में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए कि ऐसा वैसा, उसके बाद जो 9th लाइन स्टार्ट होगी तो बिल्कुल वो उसको उस क्वेश्चन का हो सकता है आंसर उसमें आपको मिल जाए, या कोई दूसरी बात को वो उससे घुमा दें। टर्निंग पॉइंट होता है पूरे सोनेट का जो 9th लाइन होती है। तो ये भी ध्यान रखें, जो वोल्टा है वो टर्निंग पॉइंट होता है सोनेट का, और जहाँ से वो बिल्कुल ही घुमा दिया जाता है उस टॉपिक को। शुरू में जिस तरीके से अगर मान लो कोई अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है, हो सकता है 9th लाइन में वो आपको उसका सॉल्यूशन पे डिस्कस करे या वो किसी और बात पे डिस्कस करते, तो टर्निंग पॉइंट होता है, ये कह सकते हो। टर्निंग पॉइंट टिपिकली अपीयर्स एट लाइन 9 मार्किंग अ शिफ्ट इन टोन, यानी कि टोन को शिफ्ट करता हुआ वहाँ पर नज़र आएगा। अगर शुरू में हो सकता है बड़ा सैड हो वो, लेकिन जैसे ही 9th लाइन आई तो वहाँ से वो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्ट या कह सकते हो थोड़ा होपफुल नज़र आएगा आपको, कि अभी तक सब कुछ नेगेटिव चीज़ों को वो बात कर रहा है, लेकिन 9th लाइन से आपको पॉजिटिविटी उसमें नज़र आ सकती है। तो इस तरीके से आप उसको टर्निंग पॉइंट मान सकते हो पूरे सोनेट का। अब थर्ड जो होता है वो होता है हमारा स्पेंसरियन सोनेट, इंट्रोड्यूस्ड बाय एडमंड स्पेंसर, यानी कि एडमंड स्पेंसर के नाम पर ही ये स्पेंसरियन सोनेट पड़ा है। इट लिंक्स क्वार्ट्रेन ए बी बी सी सी डी ई, और ये भी क्वार्ट्रेन्स में दिया गया होता है और लास्ट में कपलेट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सोनेट फॉर्म समझ आई होगी। अगर आप इतने सारे जो भी पॉइंट इसमें बताए गए हैं इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में इनको लिखते हो रिटन एग्ज़ाम में, तो आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा होगा। और दूसरी बात ये कि जब भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो ऑब्जेक्टिव, तो उसमें भी इन्हीं सारे पॉइंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं और उनको आप अच्छे से कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।